अच्छा, इसे जरा ध्यान से सुनो। The most dangerous people in society are lazy, ambitious people. Oh my God, they're dangerous. तो अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो पर साथ ही लेजी भी हो तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। प्रॉब्लम यह है कि आपके सपने तो बड़े हैं पर ना आपके पास प्रैक्टिकल प्लान्स हैं, ना मोटिवेशन और ना ही एक्शंस। क्या आप पृथ्वी शॉ को जानते हो, जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जा रहा था, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और जिसको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली कहा जा रहा था। लेकिन उसके एम्बिशियस और लेजी बिहेवियर होने की वजह से आज उसकी हालत ये है। इंजरी, डिसिप्लिन की कमी और कंट्रोवर्सीज ने उनका करियर तबाह कर दिया। फिटनेस और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उनका नाम सिलेक्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट से कम्प्लीटली बाहर हो गया। एक वक्त पर जो प्लेयर टीम इंडिया का फ्यूचर माना जा रहा था, आज उसको काम्बली 2.0 कहा जा रहा है। क्योंकि 90s के एक और एम्बिशियस पर्सन थे विनोद काम्बली। क्योंकि काम्बली को तो सचिन से भी ज्यादा अच्छा बैट्समैन माना जा रहा था, लेकिन डिसिप्लिन की कमी, गलत डिसीजंस और पार्टीज में वक्त बर्बाद करने की वजह से उनका करियर जल्दी खत्म हो गया। पृथ्वी शॉ और विनोद काम्बली के एग्जाम्पल से यही चीज सीखने को मिलती है कि सिर्फ टैलेंट और एम्बिशन काफी नहीं होता। अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते तो सक्सेस कितनी जल्दी हाथ से फिसल सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आप कितने एम्बिशियस हो और कितने लेजी, चलो इसे अभी टेस्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के सिंपल हाँ और ना में जवाब दो। क्या आप हफ्ते में 5 बार से कम एक्सरसाइज करते हैं? क्या आपके पास अभी कुछ काम है जो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं? क्या आप सुबह 9 बजे के बाद उठते हैं? क्या आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाहर खाना खाते हैं? क्या आप प्लान्स कैंसिल करने के लिए झूठ बोलते हैं? अगर इन 5 क्वेश्चंस में से 3 का आंसर आपने हाँ में दिया है तो समझ जाना कि आप भी इस एम्बिशियस बट लेजी वाली कैटेगरी में आते हो। पर घबराओ मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। Why is laziness not your fault? आपके लेजी होने की वजह सिर्फ विल पावर की कमी नहीं होती है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जब भी इंसान किसी चैलेंजिंग टास्क का सामना करता है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करने के बहाने ढूंढने लगता है। इस तरह का बिहेवियर इंसान के एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म से आता है। अपने इमोशंस पर काम करना रिस्की होता है, पेनफुल होता है, खून पसीना एक कर देने वाली हर किसी के बस की बात ही नहीं होती। आपका ब्रेन सबसे पहले इसे अवॉइड ही करेगा, ये एकदम नेचुरल है। इसीलिए लेजीनेस को ब्लेम मत करो। लेजी सब होते हैं, आराम सबको पसंद है, बस फर्क ये है कि कुछ लोग अपने मन की सुनते हैं और पड़े रहते हैं, वहीं दूसरे अपना मन मार के भी काम करते हैं। अपना ऐसे कुछ तरीके हैं जिनको प्रैक्टिस में लाके आप एम्बिशियस प्लस लेजी वाली कैटेगरी से एम्बिशियस प्लस एक्शन टेकर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। नंबर 1, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। अच्छा, इस सवाल का जरा जवाब दो। क्या आप अभी एक बार में 100 पुशअप्स कर सकते हो? शायद नहीं, पर अगर आपको 1 साल के अंदर 100 पुशअप्स करने का चैलेंज मिले तो चैलेंज को पूरा करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? इसको पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला, हर दिन 100 पुशअप्स करने की कोशिश करो, चाहे फेल ही क्यों ना होते रहो। और शुरुआत में शायद 10 पुशअप्स कर पाओ, फिर हफ्ते भर में 20 और महीने भर बाद 30 पुशअप्स कर पाओगे, लेकिन 100 पुशअप्स तक नहीं पहुंच पाओगे और थक के छोड़ दोगे। दूसरा तरीका है, आप जितने पुशअप्स कर सकते हो उतने करो। जैसे मान लो आप 10 पुशअप्स कर सकते हो, अब हर हफ्ते 2 पुशअप्स बढ़ाते जाओ। पहले हफ्ते आपने 10 पुशअप्स करे, नेक्स्ट वीक आप 12 करोगे, उससे नेक्स्ट वीक 14, धीरे धीरे 2 महीने बाद आप 20 प्लस करने लग जाओगे। 6 महीने बाद आप एक बारी में 50 प्लस पुशअप्स करोगे और साल के एंड तक आप बिना किसी स्ट्रगल के 100 पुशअप्स कर पाओगे। इसे कहते हैं द पावर ऑफ टाइनी गेन्स, जिसे जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी समझाया है। आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होने की कोशिश करो और साल के एंड तक आप 37% तक बेटर हो जाओगे। सोचिए, अगर अगले साल में आप 37% बेटर हो जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल कितनी बदल जाएगी। समंदर का सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक बूंद की अहमियत समझना भी बहुत जरूरी है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बड़े सपने सच होते हैं, पर यह पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्शन आपके एम्बिशंस के लिए सही है और कौन सा नहीं? ये जानने के लिए यूज करो नंबर 2, द आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स आपके लिए एक बढ़िया टूल है। ये मैट्रिक्स आपको डिस्ट्रैक्शंस और इम्पोर्टेंट टास्क के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। आपको सबसे पहले अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनानी है और उन कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नॉन अर्जेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट टास्क, जैसे नेटफ्लिक्स देखना या गेम्स खेलना या कोई भी काम जिसे आप ना भी करो तो आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रोडक्टिव आवर्स में इन्हें अवॉइड करो।
अर्जेंट बट अनइम्पोर्टेंट टास्क, जैसे दोस्त ने बुलाया तो एकदम बाहर चले गए, 2-3 घंटा बस अभी घूम फिर के आ गए, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे आप किसी और से भी करवा के अपना टाइम बचा सकते हो। इम्पोर्टेंट बट नॉन अर्जेंट टास्क, जैसे स्टडी करना या एक्सरसाइज करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, बस अभी इस टाइम इतना अर्जेंट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, पर करना बहुत जरूरी है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क, जैसे किसी भी डेडलाइन से पहले असाइनमेंट सबमिट करना, ये काम सबसे पहले करो, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यहाँ आएगा। अपने दिन को इस तरीके से प्लान करो जिसमें सबसे पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क पूरा करें, उसके बाद इम्पोर्टेंट बट नॉन अर्जेंट काम को करें, और इसके बाद नॉन अर्जेंट और अनइम्पोर्टेंट काम के लिए टाइम बचे तभी उन्हें करें। ये मेथड मेक श्योर करता है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करें और लेजीनेस को दूर रख पाएं। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। इसमें कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको पेयर बॉन्डिंग का यूज करना है। नंबर 3, पेयर बॉन्डिंग। पेयर बॉन्डिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसकी मदद से आपके ब्रेन को वो चीजें भी पसंद आने लगती हैं जो आपको पहले पसंद नहीं थी। पेयर बॉन्डिंग में 3 चीजें होती हैं। पहला, काम को करते वक्त मजा आना। दूसरा, काम करते हुए टाइम का पता ही ना चलना, यानी एफिशिएंट होना। और तीसरा, उस काम को करने की क्रेविंग डेवलप करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको वेट लूज करना है और ट्रेडमिल पे 45 मिनट्स वॉक करनी है, तो सबसे बेस्ट है जिम जाओ और अपनी फेवरेट सीरीज का एक एपिसोड लगा लो। पेयर बॉन्डिंग आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको प्लेजर और मोटिवेशन मिलता है, जिसके बाद धीरे धीरे एक बोरिंग काम भी ऐसा बन जाता है जिसको आप इंजॉय करने लगते हो। अब इससे ना 2 चीज होती है। पहली है कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। पेयर बॉन्डिंग के दौरान आप ट्रेडमिल पे हो तो आपको सीरीज देखना या किसी एंगेजिंग एक्टिविटी पर इतना फोकस करना है कि आप एक्चुअली में दूसरे काम को लगभग भूल ही जाओ। फिर आती है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें आपका ब्रेन उस रूटीन को क्रेव करने लगता है जो कभी उसको एक बोरिंग काम लगता था। इस तरह से ये काम भी एक रिवॉर्डिंग हैबिट बन जाती है, यानी आपने नॉर्मली सीरीज देखना बंद कर दिया, सिर्फ तभी देखते हो जब आप ट्रेडमिल पे होते हो। ये मेथड सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं बल्कि स्टडिंग, स्किल्स, स्पोर्ट्स सबके लिए है। नंबर 4, आउटवर्क एवरीवन यूजिंग कोऑपरेटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी कोई अच्छी सी लड़की आपके पास आके बैठती है तो आपका बिहेवियर एकदम से स्विच हो जाता है। आप अपने एक्शंस और वर्ड्स को कॉन्शियसली कंट्रोल और यूज करते हो, क्योंकि आपको उस लड़की के सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना होता है। यही बात मल्टीप्लेयर गेम्स, जिम सेशंस और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में भी होती है। दूसरों के सामने होने से आप नेचुरली अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने के लिए पुश करते हो। एक रिसर्च के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप के लोगों को अलग अलग अकेले कमरे में रखा गया, दूसरे ग्रुप को पेयर के साथ रूम में रखा गया और तीसरे ग्रुप के सभी लोगों को एक ही कमरे में सबके साथ अलग अलग रखा गया था। जिसके बाद पता चला कि तीसरे ग्रुप ने बाकी ग्रुप से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जिससे ये बात प्रूव हुई कि दूसरों की प्रेजेंस आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। इस कोऑपरेटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए 5 लेवल्स होते हैं। अकेले पढ़ाई करो और बैकग्राउंड में स्टडी विद मी जैसे म्यूजिक को प्ले कर लो। जूम या डिस्कॉर्ड पर एक दोस्त को कॉल करके साथ पढ़ाई करो। स्टडी टुगेदर जैसे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करो। पब्लिक प्लेसेस जैसे लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में बैठ के पढ़ाई करो। एक दोस्त के साथ पब्लिक स्पेस में जाके पढ़ाई करो। ये टेक्निक्स आपको मोटिवेट करेंगी, फोकस करने में मदद और डिस्ट्रैक्शंस को कम करेगी। नंबर 5, वर्क बेस्ड ऑन योर अटेंशन स्पैन। अगर आपको लगता है कि आपकी अटेंशन पावर खराब हो गई है तो ऐसा नहीं है, आपकी अटेंशन बिल्कुल ठीक है। बस आपको ये सीखना है कि आप अपनी अटेंशन को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो। काम करने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका अपने नेचुरल अटेंशन स्पैन के हिसाब से काम करने का होता है। मतलब जितने टाइम तक आप बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सकते हो उतना काम करो और फिर ब्रेक ले लो। अब ये कैसे पता करें कि आपका नेचुरल अटेंशन स्पैन क्या है? सबसे पहले फोन और डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखो और पूरा फोकस करके काम शुरू करो। जब लगने लगे कि आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है तो रुक जाओ और लिख लो कि आप कितनी देर तक फोकस रहे थे। फिर ब्रेक ले लो, छोटी सी वॉक पर चले जाओ, खाना या स्नैक खा लो या किसी से बात कर लो और फिर वापस काम पर लौटने में आपको कितना टाइम लगा ये भी नोट कर लो। आपको दिन भर ये प्रोसेस रिपीट करना है और एंड में अपने फोकस और रिलैक्स करने वाले टाइम का एवरेज निकालना है। जब आपको पता चल जाए कि आपका अटेंशन स्पैन और रिकवरी टाइम कितना है, फिर आपको अपने लिए फिक्स्ड कंसिस्टेंसी टाइम ब्लॉक सेट करने होंगे। जैसे अगर आप 15 मिनट कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो और आपको 5 मिनट रिलैक्स होने में लगते हैं तो अपना काम और ब्रेक्स उसी के हिसाब से प्लान करो। ये सिस्टम आपको डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने में मदद करेगा। नंबर 6, राइट डाउन द बिगेस्ट मोटिवेटर।
एट लास्ट आपको ये सोचना है कि अगर आप ऐसे ही बिना एक्शन लिए लेजी रहे तो आज से 5 या 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आप इस सिचुएशन को अपनी कंडीशन के हिसाब से इमेजिन करो और इसको लिखो। लिखना बहुत जरूरी है। उस इमेजिनेशन को आप कहीं ऐसी जगह पर चिपका लो जहाँ पर आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़ती है, जिससे आपको उस इमेजिनेशन को देखकर मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको लाइफ में फेल नहीं होना बाकी के 99% लोगों की तरह, क्योंकि फियर इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। और अगर आपको 99% लोगों की तरह नहीं रहना और टॉप 1% बनना है तो हमारा कोर्स